हेलो एवरीवन। हर पेरेंट का सवाल होता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होगा या नहीं होगा। मैं उसके एजुकेशन में पैसे डाल रहा हूँ, मैं उसको एजुकेशनल कुछ एक स्किल में इन्वॉल्व कर रहा हूँ, तो क्या उसका फ्यूचर सिक्योर है? क्या मेरे पैसे सही जगह लग रहे हैं? क्या वो कुछ कर लेगा? तो आज ये वीडियो का मोटिव वही है और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में जो मोस्टली पेरेंट्स के होते हैं, है ना सर? जी, एग्ज़ैक्टली और इन्हीं क्वेश्चन्स के थ्रू हम लोग आप सबके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ये जो हमारे हाथ में है, ये कोई स्क्रिप्ट नहीं बेसिकली मैं आपको बता भी सकता हूँ। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स के होते हैं और हमने 10 नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस लिस्ट करे हैं, जो हम डेली जो बच्चों को काउंसल करते हैं, उनके पेरेंट्स को काउंसल करते हैं, जब कोई गार्जियन आता है, तो उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम एड्रेस करते हैं। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से उन क्वेश्चन को नोट डाउन करके लाए हैं, ताकि हम आपको ये डिटेल घर-घर भी पहुँचा सकें, जो नहीं आ सकते उनके तक भी ये बात पहुँच जाए। तो चलिए मैं दीपेंद्र, ऑफ कोर्स एफएलपी से आप सभी जानते हैं मुझे, और आज हमारे साथ है मिस्टर तन्मय शर्मा। C1 सर्टिफाइड जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और एफएलपी के टॉप नॉच जर्मन इंस्ट्रक्टर भी हैं। तो आज मैं और तन्मय हम दोनों मिलकर आपके सारे सवालों को एड्रेस करेंगे। तो सर शुरू करें? जी, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो आप सर स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जी, तो पहला सवाल ये है कि जर्मन सीखने के बाद फ्यूचर क्या है? जर्मन सीखने के बाद फ्यूचर पे ये सबसे पहला सवाल रहता ही है कि मैं जर्मन कराऊँ तो क्यों कराऊँ मेरे बच्चे को, और उसके बाद में उसका फ्यूचर क्या रहता है। तो देखिए, जर्मन क्या है कि एक लैंग्वेज स्किल है। एक लैंग्वेज की स्किल का मतलब हो गया कि आप एक और कंट्री के लोग जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे हिंदी आती है, तो मैं इंडिया के किसी भी कोने में जाके सर्वाइव कर सकता हूँ। मुझे अगर इंग्लिश आती है, तो मैं वर्ल्ड की काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ, लोगों से इंटरैक्ट कर सकता हूँ। और अगर मुझे जर्मन आती है, तो मैं सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, मैं जर्मन क्योंकि 7 कंट्रीज़ में बोले जाते हैं, मैं 7 कंट्रीज़ के लोगों से जाके इंटरैक्ट कर सकता हूँ और या तो बिज़नेस कर सकता हूँ या अगर कहीं जॉब करूँ तो बिज़नेस दिला सकता हूँ। तो इसीलिए जर्मन करने के बाद अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर सिक्योर है या नहीं, कर लेनी चाहिए, नहीं कर लेनी चाहिए, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। बाकी अदर लैंग्वेजेज़ से अगर मैं जर्मन को कंपेयर करूँ, तो जर्मन का जो स्कोप है कंट्री वाइज़ इतना ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप जापानीज़ करोगे तो आप जापान में बोली जाती हो, फ्रेंच करो फ्रांस में बोली जाती है, स्पेनिश करो स्पेन में बोली जाती है, जर्मन करो 7 कंट्रीज़ में बोली जाती है। कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलती हैं। एग्ज़ैक्टली और इन 7 कंट्रीज़ के अलावा इंडिया में भी कई सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्योंकि जर्मन स्पीकर्स जो हैं उनको ऑफ की तरह करेक्ट। और आप चाहे इंडिया में जॉब करो, चाहे जर्मनी में जॉब करो, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ अनलिमिटेड। एग्ज़ैक्टली। तो उसी के चलते मेरे को लगता है कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने शॉर्टलिस्ट करा था कि कौन-सा लेवल ऐसा है जर्मन लैंग्वेज का जो जर्मनी जाने के लिए सूटेबल रहता है? एग्ज़ैक्टली। तो जैसे कि सर कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क के हिसाब से हुँ, हुँ। जो भी यूरोपियन लैंग्वेजेज़ हैं वो डिवाइड होती हैं 6 लेवल के अंदर। जिनमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 ये वाले लेवल्स शामिल होते हैं। तो जो A1 और A2 लेवल्स होते हैं वो बिगिनर्स के लिए हैं। B1, B2 जो है वो इंटरमीडिएट के लिए है। वैसे ही C1, C2 जो है वो मास्टर्स के लिए है, जो कि ये एंश्योर करते हैं कि हाँ, आप एक नेटिव स्पीकर के बराबर जर्मन बोलते और समझते हैं। लेकिन हमें अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि पूरे के पूरे 6 लेवल पढ़ने पड़ें। हुँ। तो इनफ हमारे लिए रहता है B2 लेवल तक का, जो कि एक इंटरमीडिएट लेवल है। और जैसे हम यहाँ की बात करें इंडिया के हिसाब से, तो वो एक तरह से ग्रेजुएशन के बराबर है। करेक्ट। और जो मल्टीपल जॉब्स के बारे में तन्मय सर ने भी बताया था कि इंडिया में भी काफ़ी सारी ऐसी एमएनसीज़ हैं जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। तो वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो उनकी रहती है ग्रेजुएशन प्लस जर्मन उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, वो भी बी2 लेवल तक की। तो बी2 लेवल तक की तो मुझे लगता है ग्लोबली भी आजकल थोड़ा-सा मैंडेटरी हो गया है, एग्ज़ैक्ट कर ही लेनी चाहिए। नेक्स्ट भी इसी से मिलता-जुलता क्वेश्चन है सर, कितना टाइम लग जाता है लैंग्वेज को सीखने हाँ, ये सवाल जो है ये काफ़ी बार दोहराया जाता है स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के द्वारा कि एग्ज़ैक्टली टाइम कितना लगता है सीखने में। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि 6 लेवल्स होते हैं, तो हर एक लेवल जो है जहाँ तक हम मान के चलते हैं कि अगर B2 तक हमें कवर करना है, में? हुँ, हुँ। तो ये वाली जो जर्नी है ये रहती है 8 से 10 महीने के बीच। 8 से 10 महीने इसलिए क्योंकि कभी-कभी जैसे एक पर्सन के अपने पेस पे भी डिपेंड करता है कि भई वो खुद से कितनी सीटिंग दे रहा है, किसी चीज़ को लेके। जैसे जो जर्मन है वो बेसिकली जब आप एक लैंग्वेज को सीखने जाते हो तो आप किंडरगार्टन में एडमिशन लेते हो। एबीसीडी हमको सीखनी पड़ती है, बगल में प्री-4 हमें सीखना पड़ता है। तो ये जो लेवल वाइज़ डिवाइडेड है A1, A2 फिर B1 फिर आप B2 में जाते हो तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है B2.1, B2.2।
फिर आप C1 करते हो एक नेटिव पर्पस के लिए। तो बेसिकली ये डिवाइडेशन ऐसा है कि A1 में आप प्रेजेंट टेंस मोस्टली कॉमन डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस A1 में सिखाया जाता है। A2 में आप जाते हो पास्ट टेंस इंट्रोड्यूस होता है। B1 में आप जाते हो फ्यूचर का थोड़ा मिक्सचर आता है। B2 में आप प्रोफेशनल लेवल में क्रेडिट कार्ड स्टार्टअप इन सब के बारे में सीखो, ताकि आप ओवरऑल इंडस्ट्री रेडी हो जाओ। B2 के बाद में आप जॉब कर सको, आप जर्मन में किसी भी चीज में स्टेप इन कर सको। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर हम बात करें कितना टाइम लग जाएगा वो लेवल कंप्लीट करने का, टाइम आप जितना ले रहे हो उतना ले, क्योंकि ये लैंग्वेज आज मैंने अगर पढ़ा कि एक पौधे को फ्लांसर बोलते हैं, तो मुझे याद रहना चाहिए। वो अगली लेवल में रिपीट हो या ना हो, वो किसी चैप्टर में वापस आए या ना आए, वो पढ़ा चुके हैं कि प्लांट का मतलब फ्लांस। तो आप जितना जल्दी अडेप्ट करोगे कंप्लीट। और कई कई इंस्टीट्यूट्स हैं ऐसे जो कि मतलब आपको ये भी बोलेंगे कि हम आपको 3 महीने में करवा देंगे, हम आपको 4 महीने में करवा देंगे, बट ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है लैंग्वेज लर्निंग। तो वही है, इसको अपने पेस के हिसाब से सीखना चाहिए। सीखना। अगला सवाल ये है सर कि कहीं जर्मन ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, और क्या हमारा बच्चा उसको सीख पाएगा, ऐसा मतलब पेरेंट्स बोलते हैं। तो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, फिर मेरा एक रिसेंट इंटरेक्शन भी हुआ था। एक पेरेंट है और कुरुक्षेत्र से यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर थे, उनसे मेरी बात हुई थी। वो भी जर्मन पढ़ाते हैं और उनका भी ज़्यादा हेल्थी डिस्कशन हुआ था रिसेंटली। तो ये जो सीख पाने वाला क्वेश्चन है, ये किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को लेके थोड़ा-सा हटके है, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ भी सीख सकता है। ये ऐसी स्किल है कि अगर मुझे फावड़ा चलाना नहीं आता तो मैं खड्डा नहीं खोद सकता। फावड़े से मुझे चोट लग जाएगी। अगर मुझे किसी चीज़ का ट्रॉमा है, जैसे पानी से मुझे डर लगता है, तो मैं स्विम नहीं कर सकता, राइट? तो वो होती है हार्ड स्किल। ये अपनी सॉफ्ट स्किल है। ये एक लैंग्वेज है। बस आप बोलने का एक और तरीका ढूँढ रहे हो। तो जर्मन कोई गांव का बंदा भी उठ के कर सकता है। जर्मन कोई जर्मन एजुकेशनल सॉरी इंटरनेशनल एजुकेशनल अपने इंग्लिश मीडियम से निकला हुआ बंदा भी कर सकता है। कोई ठेठ मारवाड़ी बोल रहा है वो भी कर सकता है। केरल का बंदा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। एक लैंग्वेज की स्किल। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द डे ये लैंग्वेज ही तो है। और बात ये आती है जैसे मुश्किल है या नहीं है, तो अगर एक मेथड की भी बात होती है सर, हाँ, ये भी बात कि अगर मेथोडोलॉजी ही गलत है, मतलब जिस वे में बच्चे को कुछ सिखाया जा रहा है, अगर वही चीज गलत है तो फिर बच्चा सही कैसे सीखेगा। करेक्ट। उसके लिए आपके पास अच्छा खासा स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपके पास खुद के पास ऐसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बच्चा तो किसी भी बैकग्राउंड से आ सकता है, राइट? उसके माइंड में डिलीवर कैसे होगी, उसके लिए आपको तैयार रहना। और जिस जगह से वो सीख रहा है तो वो उसको क्या क्या चीजें ऑफर कर पा रही है। क्या चलो सर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला जो है कि मान लीजिए मैंने अपने बच्चे को जर्मन पढ़ा दी है और मैं उसको जर्मनी भेजता हूँ, तो क्या जर्मनी जाना बिल्कुल सेफ है? क्योंकि और कंट्री से कंपेयर करें तो काफी दंगे हैं आजकल। हाँ, वैसे देखा जाए तो अभी ये वर्ल्ड वॉर क्राइसिस के बाद से ही ये वाला जो सवाल है ये वास्तव में प्रैक्टिकल भी है कुछ पेरेंट्स के द्वारा। सही बात। जैसा कि अभी हम यूक्रेन के बारे में हम लोगों ने सुना था, एंड यहीं पर जर्मनी ने भी एक रोल प्ले किया है। वो ये है कि यूक्रेन के कई सारे लोग जो थे तो वो अब जर्मनी के अंदर आ चुके हैं। काफी इंटरनल मूवमेंट था। यस, एग्जैक्टली। और बात ये है कि मतलब जर्मनी एक बहुत सिक्योर कंट्री है, तो वो जो है अपने जैसे सिटीजन्स को एक सिक्योरिटी ऑफर करती है। हाँ, जैसे बेसिकली आप अगर गूगल भी करेंगे इस चीज को कि जर्मनी एक तो ऑफ कोर्स वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जर्मनी टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग में काफी ज्यादा आगे जा रहा है। और बैंकिंग से मुझे याद आया रिसेंटली इंडिया और जर्मन का जो चैम्बर है उससे डील भी हुई है कि यूपीआई को जो है, जर्मनी इज द कंट्री जिसने अभी रिसेंटली यूपीआई को अपने नेशन में अडेप्ट करने की बात इंडिया से करी है। तो जो भी अगर जर्मनी में हैं या जो जाने की प्लान कर रहे हैं, तो जल्द ही यूपीआई जर्मनी में भी चालू हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा कि जो हम ट्रांसफर्स करते हैं, कोई घर पैसे भेजता है, घर से पैसे मंगवाता है, तो जो टैक्सेशन होता है उसमें बहुत ज्यादा आपको डिस्काउंटेड रेट मिलेगी। और हो सकता है कि इतना ज्यादा टैक्स लगे भी नहीं। तो आप अपना जो अमाउंट मीडिएटर्स को देते थे जब हम ट्रांसफर करते थे ऑनलाइन, वो यूपीआई के थ्रू आप डायरेक्टली कर। तो जर्मनी क्या है कि अडैप्ट बहुत जल्दी करता है। जर्मनी में जो सेफ होने की बात है, वैसा माहौल बहुत ज्यादा सिक्योर है।
जर्मनी की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है बहुत ज़्यादा जल्दी अडैप्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती हैं। तो बिल्कुल सेफ है, आप बिल्कुल अपने बच्चे को भेज सकते हो बाहर। और एक सर जैसे प्लेटफॉर्म भी डिसाइड करता है कि जैसे जो भी एक हम उसको पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू जर्मनी भेजा जा रहा है, तो वो भी एक तरह से लाइसेंस्ड होना चाहिए। हाँ, ये आपने सही बात कही, ये कबूतरबाजी जिसको एग्जैक्टली आजकल हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में देख रहे हैं काफी। हाँ, न्यूज़पेपर भी आप रिसेंट आर्टिकल उठा के देखो, यही बोला जाता है, कबूतरबाजी से। बेसिकली क्या होता है देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, किसी भी देश में भेज दो, फिर जर्मनी का चीज़ है। किसी भी देश में अगर आप किसी नागरिक को, किसी भी इंडिविजुअल को भेज रहे हो, तो भेजने वाला जो है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो जिसके यहाँ पे भेज रहा है उसकी डिटेल गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप जिस इंसान को वहाँ भेज रहे हो, वहाँ जाके कोई नहीं जानता उसको। कहाँ से आए हो, किसने आपको भेजा है, किसके पास आप आए हो, कहाँ अपॉइंट हुए हो, कौन-सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कुछ नहीं पता। जाने वाले पे भी इतना, क्योंकि यार आधुनिक ज़माना है, इतना आपको रिसर्च कर लेनी चाहिए कि कौन मेरे को भेज रहा है, वो लिस्टेड है या नहीं है, उसकी वेबसाइट जेन्युइन है या नहीं है, वो जहाँ भेज रहा है वो यूनिवर्सिटी का नाम भी है या नहीं है, राइट? यस। तो ये सब जो कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय सिंपल भाषा में। तो इससे आपको चेक कर लेना चाहिए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जा रहे हो किसी फॉरेन कंट्री में, क्या वो विदेश मंत्रालय से एफिलिएटेड है? क्या उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आरए लाइसेंस है? क्या वो आईएसओ सर्टिफाइड है? क्या उनके पास वो सर्टिफिकेशंस हैं जो एलिजिबल बनाती है उनको वहाँ पे लीगली भेजने में? क्योंकि भेज तो कोई भी सकता है, मुझे तो आप 20 लाख रुपए मैं भेजूँगा, 20 लाख के लिए कौन नहीं भेजेगा? लेकिन जेन्युइन तरीके से भेजना, वो इम्पोर्टेंट है। और जब आप जेन्युइन सोर्स से जाते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। और एक जो वहां पर कोई भी कैंडिडेट जा रहा है उसके पास एक जेन्युइन बैकग्राउंड भी होता है। करेक्ट। राइट सर। तो वैसे ही जैसे अभी हम यहाँ पर भेजने की बुलाने की बात कर रहे हैं, तो इस केसेस में जैसे जो है वो फ्रॉड कैसे अवॉइड करें, ये भी एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है। इसीलिए पढ़ते टाइम मुझे हँसी आ रही थी क्योंकि उसी की बात हमने ऑलरेडी कर दी है, फ्रॉड को कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल कि आप जिस भी चैनल के थ्रू अपने बच्चे को भेज रहे हो, उस चैनल को थोड़ा-सा वेरीफाई करो। सरकारी वेबसाइट्स पे जाओ, विदेश मंत्रालय पे जाओ, देखो उनका नाम सर्च करके लिस्ट में है, नहीं है। उनके लाइसेंस अगर वो लिस्ट में भी हैं, उनके लाइसेंस को चेक करो, डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो, लाइसेंस की एक्सपायरी डेट को चेक करो। क्योंकि हैं कई ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड हैं, लेकिन वो एक्सपायरी हो चुकी हैं, वो 4-4 साल से एक्सपायर्ड हैं, वो भेज रही हैं अभी भी। वो बस दिखाती हैं कि देखो हमारा नाम है यहाँ। आप जाओ डॉक्यूमेंट ओपन करो, एक्सपायरी डेट चेक करो, हमारी करो, सबकी करो, फिर भेजो, फ्रॉड से बचो। और नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर जैसे बच्चा वीक है पढ़ाई में, स्टडीज में, जैसे स्कूल से ही मान लो पढ़ने में कमजोर है, क्या वो जर्मन लैंग्वेज सीख सकता है? मैं इसकी बस एक स्टेटमेंट दूँगा, फिर तन्मय सर आपको बता देंगे। देखो वीकनेस जो है वो परमानेंट नहीं होती है, हर बच्चा वीक है, मैं भी बहुत वीक था, मैं भी कोई एलीट बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, जहाँ मेरे बुजुर्ग कोई जर्मनी से बसे हुए हों। सीधा-साधा था, सुबह कॉलेज में जाता था, फिर जर्मन करी, जर्मन करने के बाद C1 कंप्लीट करी, फिर जॉब्स करी, हज़ार लोगों से मिले, स्विच करा, बहुत कुछ करा लाइफ में, राइट? एक्सप्लोर करा। हम भी सीखे-सिखाए नहीं हैं, हमने भी सीखा है, हमारे भी पेरेंट्स को ज़ोर आया था। भरोसा नहीं हुआ था कि फॉरेन लैंग्वेज में पढ़ा क्या है? काहे कर लेसी फॉरेन लैंग्वेज कर ये क्वेश्चन उनके भी होते थे। तो आज अगर मैं यहाँ बैठ के उसी फॉरेन लैंग्वेज का ज्ञान दे पा रहा हूँ, तो कहीं न कहीं तो मेरी वीकनेस से मैं ओवरकम हुआ हूँ। तो बाकी आप क्या कहते हो सर इस चीज़ मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे स्कूल तक का अगर हम बैकग्राउंड ना देखें, केवल केवल उस बेसिस पे ना जज करें, तो असली लर्निंग जो है ना वो उसके बाद ही स्टार्ट होती है। सही बात है। और जितने भी आप आजकल देखेंगे कोई भी कुछ कर रहा है और अच्छे मुकाम पे कर रहा है, एक अच्छे लेवल पे कर रहा है उसको, तो वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि यार हमें अपना इंटरेस्ट सही मतलब मिल जाना चाहिए एक तो। और ऑल्सो द टीचर दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। करेक्ट, सही बात है। तो वीक तो देखो सारे ही हैं। हम भी वीक थे, वीडियोज़ बनाना हमको भी नहीं आता था, धीरे-धीरे सीखे। ठीक है, तो सर अगला बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल है खैर। जर्मनी जाने के लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? कितना पैसा लग जाएगा जर्मन सिखाने से लेके जर्मनी भेज देखिए पैसा जो है सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आता है भाषा सीखने के अंदर। तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि यार B2 लेवल तक तो आनी चाहिए, तो उतना इन्वेस्टमेंट तो आप मिनिमम मान के चलिए, जो कि अपना अराउंड कितना 1 लाख तक आता है। हाँ, 94 समथिंग थाउज़ेंड और बुक्स वगैरह आप खरीदोगे लाख रुपए पड़ जाएगा बीच में।
वो साल भर की फीस। एग्जैक्ट। और फिर मतलब एक जो भी कैंडिडेट है उसका क्या मोटिव है आगे का? अगर जैसे वो बैचलर्स मास्टर्स करने जाता है तो एक अलग चीज होती है, और अगर हाउस बिल्डिंग करने जाता है तो अलग चीज होती है। करेक्ट। ऑल्दो जर्मनी जो है वो एक कंट्री है जहाँ पर एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, बट स्टिल देयर इज अ नॉमिनल अमाउंट जो कि हर करेक्ट। किसी को लाइबल। देखो मैं इसको समराइज करता हूँ। कुल मिला के आप एक बच्चे को भेजते हो, या मान के चलो आप ही वो बच्चे हो, ठीक है, आप मेरे पास आते हो कि सर मेरे को तो करनी है जर्मन, आप मुझे आज से लेके जर्मनी तक मेरी जॉब लग जाए, या जो मैं मास्टर्स के लिए चला जाऊँ, मेरा खर्चा बता दो कितना है। सिंपल है, आप लैंग्वेज लर्निंग शुरू करोगे कहीं से भी करो, मेरे साथ किसी के भी साथ, A1 करोगे, A2, B1, B2.1, B2 पॉइंट, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ लेवल करने से कुछ नहीं होगा, आपको इंटरनेशनल एग्जाम भी बैठ करना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो आइट्स देते हैं, टोफल देते हैं, पीटी की देते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो जर्मन के हैं वो है GIOTA, यूएसडी और टेल। ये 3 जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनली आपको अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये सर्टिफाइड लैंग्वेज स्पीकर है इस लेवल। तो आपने B1 कर ली, B2 कर ली, लेकिन B1 और B2 के एग्जाम्स भी देने होते हैं। जिसको स्पाउस वीजा वगैरह चाहिए तो वो तो A1 के लिए A1 A2 कर दिया, राइट। एंट्री लेवल कुछ चाहिए आपको तो A1 A2 इज इनफ, बट आपको अगर प्रोफेशनल जर्नी में जाना है, मास्टर्स करना है, जर्मनी में जॉब करनी है, जर्मन कंपनीज की इंडिया में जॉब करनी है, तो B1 B2 मिनिमम है। आपने कोर्स की लेवल फीस एक, दूसरा आपके इंटरनेशनल एग्जाम फीस लगेगी जो भी इनकी ऑर्गेनाइजेशन की होती है, टेल की होती है की। उसके अलावा फिर आपको अगर इंडिया में ही जॉब करनी है तो डन है, आप इंटरव्यूज देना शुरू करो, जॉब लगो, शुरू कर दो कमाना। आपको जर्मनी जाना है तो जर्मनी जाने के दो ऑप्शन है, एक तो डायरेक्ट जॉब और एक होती है हाउस बिल्डिंग। हाउस बिल्डिंग होती है पेड इंटर्नशिप। पेड इंटर्नशिप के एम्प्लॉयर्स कुछ एक नॉमिनल चार्ज करते हैं, वो नॉमिनल भी मैं बता देता हूँ किस चीज के होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमारे इंडिया के ट्रांसलेट होते हैं, लीगली उनको ट्रांसलेट करके ऑथराइज किया जाता है। वीजा अपॉइंटमेंट, आपकी जो वीजा इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट होती है, और उसके अलावा आपके अकोमोडेशन आपको एम्प्लॉयर्स देते हैं, एयरपोर्ट पे पिकअप होता है, फ्लाइट के चार्जेस होते हैं, सब कुछ एक पैकेज में आपको वो दे देते हैं। पैकेज कोई 18, 20, 15, 50 लाख का नहीं होता है, ये समवेयर अराउंड 2 लाख से लेके 5 लाख के बीच में होता है, और आप आराम से पूरी जर्नी विद लर्निंग जर्मनी में लैंड करके ज्वाइन करने तक होगी। तो सर जैसे ये भी बात हो चुकी है कि इन्वेस्टमेंट कितना होता है, ये भी पता चल गया कि जो है जॉब की कैसे क्या गारंटी रहती है वहां पे। करेक्ट। अब इस बारे में बात करते हैं कि जैसे कि ये सब जो चीज है, ये पूरा प्रोसेस जो है ये फैकल्टी के साथ ही करना है, या फिर क्यों करना चाहिए? मैं हम क्यों बेसिकली, ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ शॉर्ट आंसर। एफएलपी के साथ क्यों, क्योंकि एफएलपी इज जस्ट नॉट एन इंस्टीट्यूट, एक इंस्टीट्यूट ही नहीं है जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ा रहा है। एफएलपी ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मोटिव है फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, आईटी डेवलपमेंट। आईटी डेवलपमेंट के अंडर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज करने से आपका एक अपस्किल होता है। फॉरेन लैंग्वेज के साथ में आपको 4 चीज़ें और आनी चाहिए जो आजकल चलती हैं। देखो एआई का ज़माना है। आप हनुमान जी को कुछ भी करते हुए देख सकते हैं। आपको 10 रूप बदलते हुए इतनी वीडियोज़ हैं आजकल जो एआई से बनती है। आप ब्लॉग्स देखो सर, इंस्टाग्राम पे बंदर व्लॉग बना रहा है, राइट? हरिद्वार में घूम रहा है, पंडितों से बात कर रहा है, इट्स एआई, राइट? ज़माना हो रहा है डेवलप। ओल्ड जॉब्स नहीं रहेंगी, कंप्यूटर पकड़ा टक 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 जर्मन में बात करी, हो गया। जर्मन आना इज इम्पोर्टेंट, व्हाई? बिकॉज एक ट्रेंड चला था इंजीनियरिंग का, फिर एक ट्रेंड चला एमबीए का, फिर एक ट्रेंड चल रहा है फॉरेन लैंग्वेज का। स्कोप अनलिमिटेड है, सरकारी नौकरी तो नहीं है कि इतनी सी जॉब के लिए इतने सारे लोग दे रहे हैं, जितने लोग दे रहे हैं उतने लोग है नौकरी, बट क्या आपकी लैंग्वेज अच्छी है वो इम्पोर्टेंट है। एफएलपी के साथ क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जर्मन नहीं पढ़ाते हैं, हर बच्चे को एक ही गाइडेंस देते हैं, जर्मन कर लेना, लेकिन जर्मन के साथ में आपका जो बैकग्राउंड है प्लस आपका जो मोटिव है जर्मन करने का, क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन करने के साथ में आप मार्केट में जब B2 करके उतरोगे तो परफेक्ट उतरो। ऐसा नहीं कि B2 कर ली, करा दिया हमने तो इंटरव्यू सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारी लैंग्वेज, राइट? हम गारंटीड प्लेसमेंट असिस्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री रेडी करते हैं। आपका मोटिव है, आपने कहा जर्मनी नहीं जाना, इंडिया में ही करनी है, तो हम सबसे पहली चीज बोलते हैं C1 कर लेना, ठीक है, क्योंकि भीड़ है। दूसरी चीज, हमें पता है कि कितना कंपटीशन है, हमें पता है कि कहाँ किस लेवल की जॉब निकलती है, क्योंकि ऑफ कोर्स हम आउट ऑफ 10 प्लस एक्सपीरियंस है मुझे, 10 प्लस ईयर्स है पर्सनली। मैं
28 की एज में 10 प्लस का एक्सपीरियंस जर्मन में लेके बैठो। मेरे जितने सीनियर्स हैं यहाँ पे, जितने फैकल्टीज हैं, जितने भी एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, उनको 15 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उनको इतने सारे कंपनीज का एक्सपीरियंस है। तो हम वो एक ऐसा पैकेज बना के देते हैं कि बच्चे का मोटिव इंडिया हो चाहे जर्मनी हो, वो लीगल तरीके से सही तरीके से पढ़े, रूम हो, एग्जाम क्लियर करे, ताकि उसके पैसे भी वेस्ट ना हो बार बार, एग्जाम की प्रिपरेशन कराना सारा इस पे इंक्लूडेड रहता है। और उसके बाद जब आप जर्मनी का भी चूज करते हो तो हम मेक श्योर करते हैं कि एम्प्लॉयर्स ऐसे हो जो आपको एक्चुअल प्लेसमेंट दे रहे हो। एमईए के थ्रू आप जाओ, एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं होता है जो बिना एमईए के रजिस्ट्रेशन के नहीं जाता है। कल को आपका बटुआ भी चोरी हुआ ना जर्मनी में, आप एम्बेसी गए, आपने नाम दिया, तो वहां पे पूरी डिटेल आ जाएगी कि आप कहाँ से हो, आपको भेजा किसने, आप किसके पास आए हो, आप रह कहाँ रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए एक सिक्योर फ्यूचर स्किल डेवलपमेंट के साथ आपको बनाना है, फॉरेन लैंग्वेज के साथ आपको बनाना है, तो मैं रिकमेंड करूंगा एफएलपी। बाकी डिस्काउंट्स तो मार्केट में बहुत चलते हैं। Exactly. तो वही चीजें जो हैं वो हमारे व्यूअर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई क्या है एफएलपी, इतनी क्या बड़ी बातें करती हमने, ये इतने बड़े बड़े नाम ले लिए, विदेश मंत्रालय और लाइसेंस और प्लेसमेंट, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, कैप्शन में उसकी लिंक है, और एक्सप्लोर करो, देखो, गूगल करो चीजों को, और जेन्युइन चीजों के साथ में स्टेप इन करो करियर में, क्योंकि पैसा कमाना सबको है, लेकिन खर्च करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। पैसा बार बार नहीं आता, सही जगह पैसा लगाओ। तो सर ये मेरे ख्याल से इतने ही क्वेश्चन आज हम समराइज कर पाए, और ऐसे ही और क्वेश्चंस अगर आपको भी हैं, अगर आपको और भी एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद आपको चाहिए तो ये टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, या कुछ और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में, जापान, जर्मनी, तो आप कमेंट करके अपने विचार शेयर करिएगा। और अगर आपको हमें कांटेक्ट करना है किसी चीज के लिए, तो कमेंट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल चेक कर सकते हो। तो कोई एक छोटा सा मैसेज सर हमारी वीडियो खत्म करने से पहले। हाँ, मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे हर किसी के पास अपना खुद का एक वक्त है, अपना खुद का एक पैसा है, तो वो सही वही सोच समझ के लगाए जहां पर भी वो लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि एफएलपी नहीं, कोई अदर इंस्टीट्यूट, तो या डेफिनेटली वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। लेकिन जो भी आप चीज कर रहे हैं, तो इसी वीडियो के थ्रू हम ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप बस ये है कि उसका बिल्कुल आगे पीछे का बैकग्राउंड वगैरह सब देख के उसके बाद ही कोई एक कदम चलो, कबूतरबाजी से बचो, है ना, एफएलपी को एक्सप्लोर करो, हाँ और कांटेक्ट करो कोई भी डिटेल चाहिए हो तो। सी यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू।